नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप के सबसे पॉपुलर और एक ट्रस्टेड कंपनी है और टाटा ग्रुप जिस तरीके से टाटा मोटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ आने के बाद टाटा मोटर्स और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है क्योंकि जो फंड रेज़ किया गया है, मतलब जो स्टेक बेचा है टाटा टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ में, वो पैसा कंपनी खुद की म जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज़ है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो लग्ज़रीज़ गाड़ियाँ वो न लैंड रोवर है और जैगुआर एंड लैंड रोवर, वो दोनों गाड़ियों में वो अभी ईवीज़ मार्केट में गाड़ियाँ लॉन्च करने वाले हैं, जैगुआर और लैंड रोवर में और उसी के लिए फंड रेज़ किया गया था और इसीलिए टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ लेके आया था। तो कहने का मतलब है, अभी टाटा मोटर्स के ऊपर और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए कंपनी जो अनाउंसमेंट किया, कंपनी जो टारगेट लेके चल रहा है, वो टारगेट है 2025 के अंदर-अंदर कंपनी की जो डेप्थ है, वो ना के बराबर करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा दुश्मन है इसका डेप्थ, इसका कर्ज़ा। क्योंकि कर्ज़ा ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी लॉस कर रहा था। अगर क्वार्टरली रिज़ल्ट के दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी जो जिस टाइम लॉस किया था, उस टाइम कंपनी को कितना इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, करीबन 2000 ढाई हज़ार करोड़ के आसपास। आज भी उतना भी कर्ज़ा पेमेंट करना पड़ रहा है। मगर उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स था, वो सेल्स कम हुआ था और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया था। अभी देखिए सेल्स ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप ध्यान से देखना कि टाटा मोटर्स रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर मंथली रिटेल सेल्स इन नवंबर। तो नवंबर में जो नवंबर खत्म होने के बाद कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट दिया कि कंपनी जो पिछले साल में जो सेल्स किया था, तो उस सेल को भी यहाँ पे ज़्यादा किया, उस सेल्स को भी अच्छा किया और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि टोटल यूनिट जो सेल किया गया, वो 53,000 यूनिट के आसपास है इस नवंबर में। और जो देखा जाए तो 8% तक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला और अक्टूबर से मतलब अक्टूबर दिस ईयर एंड 30% अप टू कंपेयर्ड टू सेल्स नवंबर 2022, मतलब पिछले सालों की तुलना से 30% से भी ज़्यादा कंपनी का सेल्स बढ़ा। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में 30% के आसपास यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हुआ। तो देखिए सेल्स जितना बढ़ेगा उतना ही कंपनी के लिए ग्रोथ भी बढ़ेगा क्योंकि सेल्स बढ़ना मतलब कंपनी का अर्निंग बढ़ना। तो इसी के चलते है कंपनी के ऊपर लगातार एक मोमेंटम हायर साइड में देखने को मिला। देखिए मैं पहले एक ट्रेड पहले भी ले चुका हूँ और पहले ट्रेड का मेरा टारगेट हो चुके हैं। सेकंड ट्रेड मेरा कंटिन्यू है, वो ट्रेड कहाँ पे है? आप देख सकते हैं कप विद हैंडल पैटर्न्स है और इसके बाद यहाँ पे भी सॉरी शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और इसका जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। वो टारगेट किस तरीके से है? वो टारगेट एक्चुअली बनना है करीबन 1140 के आसपास। इस लेवल तक मैं टारगेट लेने के लिए तैयार हूँ। इस लेवल तक मेरा टारगेट है और मैं इस टारगेट को लेकर चलूँगा। और देखिए, ये टारगेट मैंने क्यों लिया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हेड बना था, ये जो हेड का साइज़ है, इसको मैंने मार्किंग किया और वही मार्किंग में यहाँ पे ऊपर साइड में बिठा दिया और इसी लेवल को यहाँ पे टारगेट के हिसाब से देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का टारगेट देखने को मिले, एक अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे एंट्री हुआ तो कब टारगेट मिलेगा? कितने दिनों तक लग सकता है? देखिए, ये जो हेड का जो साइज़ है, तो ये हेड का जो साइज़ है वो एटलीस्ट 6 मंथ के आसपास है। तो 2017 से देखा जाए तो 2022-23 तक तो 6 मंथ के आसपास है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जर्नी 6 मंथ तक लगेगा। मैं उसको मतलब 2 से भी डिवाइड करूँ तो 3 मंथ सॉरी 6 मंथ नहीं 6 साल लगा है, 6 इयर्स लगा है। तो अगर 3 इयर्स भी लगे, तो भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 3 इयर्स में अगर 90% का रिटर्न तो सोचिए सालाना आपको एवरेजली 30% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। अभी देखना बाकी है कि क्या हो सकते हैं। देखिए मार्केट अनसर्टेन है क्योंकि आज सब कुछ ठीक-ठाक है। अगर कोविड के जैसा सिचुएशन कल फिर से आ गया, तो फिर से मार्केट एक बिग क्रैश दिखाएगा।
तो ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा कि 3 साल के बाद टारगेट होगा, 4 साल के बाद टारगेट होगा। टारगेट के पक्ष मतलब सिचुएशन को मतलब ड्यूरेशन को कैलकुलेशन नहीं किया जाता। आपको सिर्फ़ कंपनी के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ के वाइज़ काम करना पड़ेगा। और ये मेरा ट्रेड है, मैं कोई भी आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या ये रिकमेंडेशन कॉल है? बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं किया और कभी भी नहीं करूँगा। अगर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से करिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट। देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट जिस कंपनी को हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि डीमार्ट के ऊपर जल्द से जल्द एक बड़ा धमाका हो सकता है क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट कर रहा है कि इसका जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी बिज़नेस हाल ही में स्टार्ट किया है। अभी वो धीरे-धीरे करके ग्रोथ करने वाला है और इसी वजह से कंपनी का जो मतलब अपडेट्स है, वो यही अपडेट है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है, वो यही चाहते हैं कि इस कंपनी के ऊपर ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसको भी बड़ा किया जाए। क्योंकि डीमार्ट के ऊपर मैं चर्चा करूँ तो कंपनी इसके ऊपर आपको ऑफ़लाइन स्टोरेज सब कुछ दिखेगा। अभी देखिए इसके ऊपर जल्द से जल्द कुछ चेंजिंग आने वाला है और जिस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिस तरीके से डिस्काउंट प्राइस में प्रोडक्ट को बेचते हैं, उस बेसिस में देखा है तो कंपनी का अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा ग्रोथ और भी आने का चांसेस है। देखिए, मैं पिछले वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि रिलायंस रिटेल से इस कंपनी का जो डिस्टेंस है वो बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत दूर है क्योंकि रिलायंस रिटेल का बहुत ज़्यादा आउटलेट है और डीमार्ट का अभी तक 1000 तक आउटलेट नहीं बना और सबसे मज़ेदार बात यही है कि दोनों में अंतर तो है, मगर दोनों में जो सेल्स का डेटा है, जो सेल्स का रिपोर्ट है, वो सेम टू सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो इसका मतलब डीमार्ट हमेशा काम अच्छा खासा कर रहा है और अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ भी करने का कोशिश कर रहा है और कंपनी कोई छोटे-मोटे कंपनी है, करीबन 2.5 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो देखेंगे तो कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसी बेसिस पे कंपनी नेट प्रॉफिट को भी लगातार बढ़ाते चले गए। अभी देखिए प्रॉफिट सब कुछ तो ग्रोथ हुआ, उसके साथ-साथ आप रेशियोज़ देखेंगे तो कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल्स वो मुझे बेस्ट लगा क्योंकि कंपनी 26 डेज़ 1 मंथ भी नहीं हुआ, उसके अंदर-अंदर कंपनी कैश कन्वर्जन साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है। अभी कैश कन्वर्जन साइकिल्स होता क्या है? मान के चलिए कंपनी का जो प्रोडक्शन है मतलब जो प्रोडक्ट है, उसको बेचा जा रहा है और बेचने के बाद उसी प्रोडक्ट को जो कस्टमर है, उसको पैसा मिल रहा है। तो ये जो टोटल साइकिल्स है, इस साइकिल्स कंप्लीट होने में कितना दिन लग रहा है? तो एटलीस्ट देखा जाए तो 26 डेज़ और इसका डे मतलब डेटोस डे जो है, वो 1 डे के आसपास देखने को मिला है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स करना और लास्ट कुछ वीडियोज़ का मैं एवेन्यू सुपरमार्ट का डेटा दिखा दूँ, तो एक हाई लेवल का एवरेज देखने को मिला है डिलीवरी का। तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है, वो 60 टू 70% के ऊपर देखने को मिले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न्स है, उसके बारे में चर्चा करूँ, तो आप एवेन्यू सुपरमार्ट के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है, वो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और यहाँ पे ब्रेकआउट करने का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। तो जब ब्रेकआउट करेगा, तो मैं कुछ डिसीज़न यहाँ पे ज़रूर लूँगा और क्योंकि कंपनी के ऊपर परफ़ॉर्मेंस तो अच्छा है, तो उस बेसिस में जब ब्रेकआउट करेगा, तो एक अच्छा खासा धमाका हो सकता है। क्योंकि कंपनी का जो टॉप हायर लेवल है, वो बहुत ऊपर है। तो इस हायर लेवल के नीचे ही अगर ट्रेड बने, तो हायर पॉसिबिलिटी है, वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बाकी देखिए, जब तक ट्रेड ना बने तब तक कोई डिसीज़न मैं नहीं लेता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए जियो फाइनेंस के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी-कभी कोई स्टॉक में रेंज ट्रेडिंग होता है। रेंज मतलब एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड करता है। देखिए ओपनिंग यहाँ पे हुआ, उसके बाद देखिए नीचे आए, नीचे आने के बाद इसे यहाँ पे रिटेस्ट किया, ऊपर गए। देखिए वही लेवल को जब भी रिटेस्ट किया और उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी क्या हुआ, अप ट्रेंड में गया। तो एंट्री लेवल से जो लोग एंट्री लेवल से यहाँ से एंट्री लिया और करंट जो सिचुएशन है, वहाँ तक भी देखूँ तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास रिटर्न मिल चुके हैं और मेरा एंट्री लेवल नीचे है और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कितना? करीबन 28% इस लेवल तक। तो इस लेवल तक टारगेट लेके चल रहा हूँ जो 28% का टारगेट मुझे मिल सकता है। देखिए, हमेशा आपको मैं यही चीज़ बता के आया हूँ कि कंपनी को अगर कंपनी का फंडामेंटल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, अगर वो शेयर गिर रहा है और डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इससे बढ़िया अपॉर्च्युनिटी आपको शायद दोबारा ना मिले। तो उसके लिए आपको कोई भी पैटर्न्स ढूँढना है। ऐसे नहीं कि गिरते जा रहा है, आप बाय कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं। आपको वहाँ पे कोई पैटर्न्स दिखना चाहिए। पैटर्न्स का मतलब क्या है? यहाँ पे एक पैटर्न्स बना है एक रेंज ट्रेडिंग बना है। यही रेंज के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है किया जा रहा है।
अगर यहाँ से फिर से करेक्शन हो, तो फिर से वो रिवर्सल करने का चांसेस लेगा, क्योंकि बड़े-बड़े ऑपरेटर इस लेवल में आकर ही बाय कर लेते हैं, उसके बाद हायर साइड में जाकर वो सेल ऑफ करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक आप हाँ, मतलब हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ तक टारगेट अचीव होने का। बाकी इस कंपनी के ऊपर आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, जो मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। और मैंने ट्रेड क्यों लिया, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप देख लिए 1,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो तो अभी बहुत हाई दिखेगा, इसको छोड़ ही दीजिए, क्योंकि बिज़नेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो बुक वैल्यू जो है 180 के आसपास है, और कंपनी का करंट प्राइस जो है 240 के आसपास है। तो कंपनी का करंट प्राइस और बुक वैल्यू देखा जाए तो सेम, थोड़ा-सा नज़दीकी है, उतना ज़्यादा नहीं है। तो इतने बड़े कंपनी में बुक वैल्यू के रीज़नेबल प्राइस में देखने को मिला है, और बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी का करंट प्राइस है, तो इसका हाई ग्रोथ होने का चांसेस आपको देखने को मिल जाएगा। अभी कंपनीज़ के ऊपर जो बेस्ट पॉइंट मुझे द लगा, वो आप देखेंगे तो कंपनी का क्वार्टरली जो रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे तो कंपनी के सेल्स का ग्रोथ लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल रखा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिले, ऑलमोस्ट डबल के आसपास। तो जब इतने सारे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ, तो उस जगह पे जब भी कोई ट्रेड बनेगा, तो वो ट्रेड मैं ज़रूर लूँगा। तो इसीलिए मैंने ट्रेड लिया, और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स भी रखे हैं। तो कंपनीज़ के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा है, उसके बारे में चर्चा करूँ तो 60 टू 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब हाई लेवल का डिलीवरी है। इसका मतलब ईज़िली वो टारगेट को अचीव करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो बाकी इस कंपनी पर आपका क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र लिमिटेड। देखिए, इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ी बा अपडेट क्या है? इस कंपनी का अपडेट है डिविडेंड, 3.70 रुपीज़ के आसपास। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया, सर कभी भी डिविडेंड, बोनस, बायबैक, स्प्लिट इस तरीके से कुछ अपडेट आए, तो वो अपडेट देता रहना। तो इसलिए मैं इस वीडियो के अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इस कंपनी के ऊपर, सिर्फ़ इस कंपनी के ऊपर नहीं, कोई भी कंपनीज़ के ऊपर, क्योंकि मेरा काम है सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफ़ाई करके काम करना। मैं किसी भी वीडियोज़ में आपको मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं किया और कभी भी नहीं करूँगा। इसके लिए आपको सिर्फ़ मेरे चैनल में आपको एजुकेशन पर्पज़ से रिलेटेड ही वीडियो मिलेगा। अगर रिकमेंडेशन के लिए आया है, तो वीडियो को छोड़ दीजिए। आप आपके हिसाब से काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।